हेलो। बच्चों, आवाज आ रही है? गुड Yes. इवनिंग यस सर। सर। यस सर। ओके, गुड इवनिंग। चलो आज शुरू करते हैं क्लास। पहले आज की क्लास है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो अभी आप लोग ने क्लासेस उसमें क्लास में तो ये पढ़ा ही होगा टॉपिक। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्चुअली में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, पर मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लास्ट मोमेंट पर जरूर करके जाना, मतलब उससे क्वेश्चंस ही बनेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करें क्लास फिर। शुरू कर दूं? कोई एक बोल दो। यस सर। ओके। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें बेसिकली जाने से पहले मैं आपको एक पिछले चैप्टर की एक चीज बस बोल देता हूं कि जितने भी हमारे एक्शंस थे उसके पीछे क्या था? फोर्स। फोर्स की वजह से अब क्या हो रहा है? वर्क, मतलब अब उसी फोर्स की वजह से। ठीक है, तो वर्क क्या है? वर्क इज, हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको एस्ट्रिक या फिर समथिंग से मार्क कर लेना अपने में नोट्स में। ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। वही मैंने बताया पिछले चैप्टर से कंटिन्यू करते हुए कि मतलब वर्क कब तभी होगा जब एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है। नो डिस्प्लेसमेंट इवन व्हेन फोर्सेस एक्ट ऑन इट, नो वर्क डन और वर्क डन इज जीरो। ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि यहां पे लिखा है कि नो डिस्प्लेसमेंट इवन व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, नो वर्क डन और वर्क डन इज जीरो। अगर कोई बॉडी है, अगर उस पे फोर्स एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं हो रहा है तो फोर्स वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। फिर है एग्जाम्पल, जैसे वर्क का एग्जाम्पल, मतलब अभी वर्क के बारे में जनरल डिस्कशन ही है। पुशिंग अ कार, अ साइक्लिस्ट वाइल पैडलिंग अ साइकिल, अ हॉर्स वाइल पुलिंग अ कार्ट, अ कुली लिफ्टिंग अ लोड ऑन हिज हेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब में वर्क है। अभी आप पूछोगे कि इसके अंदर अंदर की भी चीज है कि जैसे आप लोग को एक जगह कहीं ना कहीं आपने अपने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इस चीज में क्या मतलब आपको ये लग रहा होगा कि कुली वाले केस में कहीं आपने पढ़ा होगा कि इसमें तो वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीरो वर्क, जीरो वर्क्स पुशिंग अ वॉल कुली स्टैंडिंग विद द लोड ऑन हिज हेड, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये वर्क डन जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक वॉल है, ठीक है, और ये हैंड है, इससे आप इसको पुश कर रहे हो, क्योंकि ये वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही, अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम केस यहां पे हो जाएगा कि अगर एक कुली है, ठीक है, एक कुली है, ठीक है, अगर एक कुली है तो उसका अगर वो लोड को ऊपर उठा रहा है, अब जहां पे खड़ा हुआ है वहीं से उसको ऊपर उठा रहा है, तो यहां से ऊपर उठा के जो ले जा रहा है तो यहां पे वर्क डन हो रहा है। बट वहीं पे अगर ये अगर लोड को उठा लिया है और सीधा मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। आगे क्यों क्यों ये जीरो होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे है फिर है कि हम वर्क को मेजर कैसे करते हैं। अच्छा, वैसे वर्क के जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो अभी माइक ऑन करके जल्दी पूछ लो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, मतलब वर्क डन जीरो कब होगा? किसी को पूछना तो नहीं है? ओके, ठीक है। फिर उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ वर्क। अब वर्क को मेजर कैसे करते हैं? ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सिंपल है। मतलब दो फैक्टर्स आप समझ ही गए। मैंने बताया ही कि एक पर्टिकुलर बॉडी है, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको यहां पे मूव कर दिया, ये जो डिस्टेंस मूव किया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये जो फोर्स हो गया। अब इस फोर्स का मल्टीप्लीकेशन हम इससे कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट से, तो आपका वर्क डन निकल आएगा। एक चीज का ध्यान रखना, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क आपका पर स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसको जब भी आप अपने डायग्राम्स में मतलब अपने नोट्स वगैरह में आंसर जब लिखोगे और इससे रिलेटेड आता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप। इसको ध्यान से देख लेना।
सॉरी, ये वाला, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये W है इक्वल टू फोर्स डॉट, Sir, your video is off. वीडियो इज नॉट कमिंग, जस्ट अ सेकेंड। अभी आ गया? Yes, sir. ऑडियो आ रहा है? मतलब एक बार क्रॉस चेक, एक बार मुझे बता दो, ऑडियो भी आ रहा है ना? Yes, sir. ओके ठीक है। तो हाँ, तो ये वाला जो है, इसको अगर आपसे वो पूछा जाता है, एक मिनट। अगर आपको वर्क का अगर वो पूछा जाता है कि स्केलर क्वांटिटी है, पहली चीज ये याद रखना। और अगर पूछा जाता है कि अगर अरे वो इस पिछले दिया गया फिर से देना होए टिकटवा कटवा पिछले दिन वापस कर लेना है रहा ना। हाँ तो रोना है वो का। बैग आएगा डायरेक्ट, कुछ टिकट ना ही दिखाए। हाँ तो देख अपनी माई बुकिंग में जाएगी। गिरीश माइक ऑफ करिए प्लीज। तो जैसे वर्क है, ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है तो ये वाला याद रखना, इस तरीके से अगर दिया होगा जब, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब वो डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। ये सेम चीज अगर एक बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया मैंने, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो आपका ये एस हो गया। जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एफ हो गया। तो ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और बस इसका रिप्रेजेंटेशन बस याद रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, एफ एस कॉस थीटा वाला, ठीक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग जो बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक में कभी भी फोर्स जरूरी नहीं है इसी डायरेक्शन में एक्ट करे। अगर कोई बॉक्स ऐसे रखा हुआ है तो मतलब अगर इसको अगर हमने स्लोप पे रख दिया तो ये इस तरफ से भी एक्ट करेगा। मतलब आप इसको ऐसे प्लेस करोगे तो ये ऐसे मूव भी करेगा। तो वो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दो कंडीशंस हैं, दोनों में करवा रहा हूं। A force doesn't need to always cause a displacement of the body in its direction, जो मैंने बताया स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, एक स्लोप पे रखा है तो ऊपर की तरफ मूव कर जाए। फिर उसके बाद है इफ अंडर सम सर्कमस्टेंसेस फोर्सेस डिस्प्लेसेस द बॉडी इन अ डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, then we determine the amount of work done by the force in either of the two ways, in either of the two ways, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं हम। अब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द फोर्स बाय फाइंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, इसमें क्या हुआ है कि एक बॉडी है, वो स्लोप की बिल्कुल स्टार्टिंग में रखी हुई है और इसको डिस्प्लेस करके टॉप तक मूव किया गया है। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये एस है, यहां से यहां तक। पर इसमें जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है लाइन ए बी के अलोंग। कोई डाउट? ये डायग्राम वैसे पहले एक बता दो, ये डायग्राम क्लियर हो रहा है तुम लोग को? कोई किसी को डाउट तो नहीं है इस डायग्राम में? मतलब एक बॉडी यहां रखी हुई है, उसको हम लोग डिस्प्लेस करके ऊपर तक ले जाने पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो बॉडी है पर बॉडी ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज द फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी अलोंग ए बी, इस ए बी के लाइन के अलोंग मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन, फोर्स की लाइन यही है पर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है एक एंगल थीटा पे विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये अगर ये प्लेन है, बॉडी ऐसे है, तो ये जो एंगल है दोनों के बीच का ये थीटा है। और जो बॉक्स है वो यहां ऊपर रखा हुआ है पर फोर्स जो है, बॉडी ऐसे मूव कर रही है पर फोर्स की डायरेक्शन ये है। फिर इट डिस्प्लेसेस द बॉडी टू ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। फोर्स फोर्स ऐसे है, बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है। एसी की वैल्यू जो हो जाएगी वो ऐसे, जो मतलब ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, फॉर्म कर रही है ये। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट टोटल एस आ गया।
एंगल थीटा मैंने आपको बता ही दिया है। फिर टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अलोंग ए बी एंड अ परपेंडिकुलर सी बी इज ड्रॉन। एक परपेंडिकुलर है सी बी, ये ड्रॉ करी गई है। परपेंडिकुलर आपको पता है प्लेन मतलब प्लेन सरफेस के साथ क्या फॉर्म करती है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो राइट एंगल फॉर्म करती है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। Then the component of the displacement in the direction of force is AB. Hence work done F is equal to वो W is equal to force into displacement. Displacement हमें AB के along मतलब फाइंड करना होगा। अब ये कैसे आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो पूरा का पूरा जो वो है मतलब ये स्लोप, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ABC, और ये थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ए, ठीक है। बेस क्या हो गया, बेस आपका ए बी हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर दिया था। तो उसके मतलब कॉस थीटा की वैल्यूज आप लोग ने पढ़ी होंगी। ये मैथ्स का थोड़ा सा वो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये साइन का हो गया, कॉस का ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। तो ये AB अपॉन AC, AC की वैल्यू क्या है S, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट S हो गया। ये मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है AB, बेस हो गया, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, S आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो S cos थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। फिर यहाँ पे ठीक, ओके। फिर उसके बाद क्या है, फिर हाँ, तो ए बी की वैल्यू आ गई एस कॉस थीटा, तो डब्ल्यू का जो वैल्यू आ जाएगी वो फोर्स इंटू एफ एस कॉस थीटा। ये डेरिवेशन कैसे आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, तो आप एक बार मैसेज में कर दो मेरे को। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, ये वाला समझ नहीं आ रहा। ओके ठीक है। ये मतलब वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था ना आपको। हाँ, डेरिवेशन सिलेबस में है, ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आप ज्यादा इसको टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। बाय फाइंडिंग दी मतलब इसमें कंपोनेंट निकालना है स्लोप का। मैं आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप ये समझो, ये बेस है, ठीक, ये स्लोप है, ये स्लोप है, मतलब इसको इमेजिन करो ये थोड़ा लंबा स्लोप है इस तरीके से, या फिर इसको मैं रहने देता हूं, आप इससे समझो, ठीक है। ये बेस है, ये स्लोप है, यहाँ पे एक बॉडी रखी है बिल्कुल बेस पे एक बॉडी रखी हुई है जिसको मुझे यहां तक लेके जाना है। पर जो फोर्स है वो इस लाइन में एक्ट करेगा, इस लाइन में एक्ट करेगा। फोर्स की डायरेक्शन ये है, बॉडी जो मूव करेगी वो ऐसे मूव करेगी इस एंगल पे ऊपर की तरफ, ये। पर जहां तक हम इसको डिस्प्लेस करेंगे वहां से एक हम परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, नीचे आएगा बिल्कुल सीधा। तो ये एक क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होती है वो एक 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो सेम ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझो अब। सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने बीसी, मतलब हम बीसी को क्यों मान रहे हैं डिस्टेंस में, जबकि डिस्टेंस तो एसी के उसमें हो रही है ना, डायरेक्शन में। अरे अरे सुनो, वही मैं बता रहा हूँ, सुनो वही चीज है। ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ठीक, ये वाली चीज क्लियर है। फिर उसके बाद ये आपका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स ऐसे नहीं एक्ट कर रहा है, मतलब जो ये वाली जो वैल्यू है इतनी दूर जो ये गया है, मतलब बॉडी को हम इमेजिन कर, बॉडी यू मूव करी है, पर यहां से यहां जो आई है, इस जगह पे जो आई है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये यहां पे आने पे। इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। सर आप इसे एक बार ब्लैक बोर्ड पे मतलब अलग करके दिखा दीजिए आप ही। हाँ, मैं इसको साइड में जो स्पेस है मतलब उस पे यहाँ यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं बता यस रहा हूँ। सर, यस सर, मतलब बुक से समझ नहीं आ रहा, मतलब बुक के अकॉर्डिंग हाँ, समझ नहीं आ रहा। मैं समझ रहा हूँ। ये देखो, ये जैसे एक बॉडी है, ये समझ गए, ये स्लोप है,
माइक ऑफ मत करना, आप मेरे से बात करते रहो। ये देखो, ये स्लोप आप समझे? यस सर, यस सर। फिर ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, गाजर आलू बनाओ खा लोगे। ये बॉडी इधर मूव यस कर रही है, सर, यस सर। ये बॉडी इधर मूव करी, बॉडी यहाँ आ गई, ठीक है। पर पर फोर्स, ये बॉडी मूव इधर कर रही है, पर जो फोर्स है, फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, फोर्स इसको ऊपर तो ले जा रहा है, पर हमें ये फाइंड करना है जो बॉडी, ये जो डिस्टेंस है ये तो एस है, हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे ये कितना मूव करी है, ए बी। मतलब जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है उससे यहाँ कितनी दूर आई है, मतलब प्लेन पे कितनी दूर आई है। तो वो ए बी तो है वो वाली चीज। ओके सर। मतलब तुम समझ रहे हो, यहाँ पे बस सिंपली ये देखो कि मतलब हम ऊपर की तरफ तो ले जा रहे हैं, पर प्लेन में हमारी यस कितनी दूर सर। आ रहा है। मतलब ये वाला तो ओके एस हो सर। गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट आ ही रहा है, पर ये जो फोर्स की लाइन में कितनी दूर जा रहा है, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ, यस मतलब सर। सिंपल है कि फोर्स की लाइन में कितनी दूर जा रहा है, ये नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है, ये तो हमारा मूव कर गया, पर यहां से ये कितनी दूर है, इसकी जो वैल्यू इस तरीके से समझाओगी, जैसे ये पॉइंट है यहां से स्टार्टिंग का, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, समझ गए? जहां से स्टार्ट ओके किया था, सर। तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? ओके सर। ठीक है। ओ, तो हाँ, तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत तो नहीं और किसी को? नो सर। डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डेरिवेशन आ सकता है, एक ये है, इसके बाद एक और है अभी। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके। अब अब यहाँ पे अब वो वाली जो चीज बोल रहे थे कि अब क्या हो गया कि अब मैंने फोर्स का जो एंगल है, मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है, पहले तो मैंने फोर्स ऐसे एक्ट कराया था उस पे, यहाँ पे जो फोर्स था मैंने सीधा ही एक्ट कराया था। अब क्या होगा कि अगर मैं फोर्स का वो बदल दूं, डायरेक्शन, मैं फोर्स को ऐसे, मतलब अब अलोंग द डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, ये फोर्स की कंपोनेंट जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड करना था, अब हमें फाइंड करना है फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है। अब फोर्स का कंपोनेंट हमें फाइंड करना है, तो ये जो फोर्स है, तो फोर्स इस एंगल पे, फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा था, ठीक है। अब हमें इसका ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये कितना होगा, ठीक है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा, और ये थीटा की वैल्यू सेम होगी इस थीटा की वैल्यू के। तो ये पॉइंट पी है जहां से फोर्स इनिशिएट हुआ है, और ये ए पॉइंट है जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, तो ये पी ए डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एसी इज एन ए। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी इसको समझने में, इसको देखो इस तरीके से समझो, इसको मैं थोड़ा इसको क्लियर ही कर देता हूँ पूरा। एक फोर्स है, पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि फोर्स से हमें बस हमने फोर्स अप्लाई कर दी, अभी ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। तो पहले मैंने क्या बताया था कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है, मतलब जो फोर्स है, वो फोर्स जिस एंगल पे एक्ट कर रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड किया था, कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या हो गया कि मतलब वर्टिकल से जो टोटल जितने डिस्टेंस पे मूव किया है, तो ये वाला डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक जो बॉडी करी है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में करी है, पर इससे कितना वर्टिकल डिस्टेंस, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है जहां से बॉडी मूव करी है और जहां तक गई है। अब क्या करना है कि अब हमने फोर्स तो वहीं पे अप्लाई किया है, पर अब इसका हमें कंपोनेंट निकालना है यहां से, कि मतलब अगर हम फोर्स अगर इस एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा टिल्टेड होता, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पीए फोर्स हम इमेजिन करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन जो स्लोप है उसके अलोंग हम लोग एक खींचते एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ,
ये स्लोप है, स्लोप से एक लाइन मतलब एक्सटेंड करेंगे और एक परपेंडिकुलर पी से ड्रॉप कर देंगे इस पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन पे। ठीक है, यहां से फिर ये जो एंगल है थीटा है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये P है, एक A है, और इस पॉइंट को हम लोग N अज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे P A की वैल्यू F है, ये चीज क्लियर है। और इसकी यहाँ पे ये एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है, हमें NA की वैल्यू निकालनी है। वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा NA इंटू AC। NA क्या है? NA मैंने बताया, NA ये पर्टिकुलर दो पॉइंट है, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो F cos थीटा है, उसका डेरिवेशन मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। और ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस जगह से इस जगह तक हो रहा है, ये हो गया S। तो अब क्या हो गया ना कि अब यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि अब हम S cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये अपने आप ये एक हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टली हो गया, मतलब इस तरीके से। ये देखो एक पूरा इसको हॉरिजॉन्टल अज्यूम कर लो, और वहीं पे उस केस में क्या था, हमें ये वाला हॉरिजॉन्टल अज्यूम करना था। अब इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल अज्यूम करने के लिए क्या है कि अब एस को एस लेना है, तो यहाँ पे एफ का कंपोनेंट निकालना था हमें, तो हमने एफ कॉस थीटा वहां से निकाला है। तो वर्क क्या हो जाएगा? एन ए इंटू ए सी। एन ए क्या होगा? फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट क्या हो गया? एफ कॉस थीटा, और ए सी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एस। अब यहाँ पे क्या है कि बट फ्रॉम राइट एंगल, वही जो मैंने बताया था आपको, ये P था, ये N था, और ये A, ये फोर्स हो गया, ये थीटा हो गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि सेम वही वाला डेरिवेशन आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो गया? बेस हो गया इसका PA, नहीं, बेस हो गया इसका ये, सॉरी, NA, और हाइपोटेन्यूज हो गया इसका F। तो NA की वैल्यू आ जाएगी F cos थीटा। यहां पे क्लियर है? मतलब जो ये वो था, ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल माना है पूरा, ठीक है, ये फोर्स था, और ये 90 डिग्री पे ये फॉर्म कर रहा है, और ये एंगल थीटा हो गया, जो इसका एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा हो जाता है बेस, कहाँ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक अभी? नो सर। किसी को डाउट नो हो तो सर। रिपीट करवाना हो तो बता नो दो। सर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? W की कोफिशिएंट वही आ गया, W का वो आ गया डेरिवेशन, W इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। F क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, S हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी है, मैंने बताया था। तो ये वाला आप याद रखोगे ही। क्या हो रहा है? ठीक है, फिर उसके बाद है, अब यहां पे कुछ स्पेशल केसेस लिखते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वर्क का ये वाला आपको याद ही हो गया। दोनों डेरिवेशन से आपका एफ एस कॉस थीटा आ रहा था, एफ एस कॉस थीटा आ रहा था। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, अब थीटा को अगर हम 0 डिग्री ले लेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, और वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव आपका। ये स्पेशल केस समझ में आ गया? मतलब आपको कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा जो आया है उसमें आपको थीटा की अलग अलग वैल्यूज रखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी।
A pulley does work on load when he raised it up against the force of gravity. तो फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी क्या होता है? बॉल है, हवा में थी, नीचे की तरफ आ रही है। अब इसको डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे है। तो ये इसमें फोर्स क्या हो जाता है? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है कि अगर ये h हाइट पे था, एक पर्टिकुलर हाइट h पे था ऊपर हवा में, वहां से जब नीचे आ रहा है तो ये डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है इसका h हो गया, क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ एक्ट कर रहा है। मतलब जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो मास है जो नीचे जा रही है बॉडी, वो ग्रेविटी के साथ जा रही है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव है। तो इसका जो वर्क डन हो जाएगा इक्वल टू एम जी एच। ठीक है। यस सर। बोले बोलो नो बोलो। सर, क्लियर। और किसी को तो डाउट नहीं है? वो अगर हो तो बता सकते हो अभी। चलो ठीक है। अब इसके बाद है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज 90 डिग्री। अब इसको समझो ये कैसे है। अगर एक इसको थोड़ा सा, अगर एक बंदा है, एक कुली है, अगर वो सर पे लोड लेके खड़ा हुआ है, तो अगर उसने जो बॉडी को ऊपर उठा लिया, ठीक है, मतलब एक एक वेट को ऊपर उठा लिया अपने सिर पे, और उसको वो लेके आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ के इस पोजीशन पे आ जा रहा है। Coolie works on the horizontal ground while carrying a load on his head. No work is done against the force of gravity because the displacement of the load is normal to the direction of the force of gravity. ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है, वो लोड लेके ऐसे मूव कर रहा है, तो ये नॉर्मली हो गया 90 डिग्री पे। ये चीज क्लियर है? यस इसके सर। अभी और भी आगे पॉइंट्स आएंगे। So gravity when a body moves, हाँ सेम है सर्कुलर पाथ के केस में। No work is done since the centripetal force on the body at any instance is directed towards the center of the circular path, and the displacement at that instant is along the tangent to the circular path. अभी 10 मिनट के लगभग की मतलब ये सेशन है, उसके बाद आप उस पर आ जाना, इसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना आप लोग। एक सर्कुलर बॉडी है, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट हमारे हमेशा 90 डिग्री बनाता है उस पे सर्कल पे, आपको ये चीज पता होगी। तो जब भी एक बॉडी कोई भी एक सर्कुलर पाथ में कुछ भी एक्ट कर रहा है, तो वो 90 डिग्री पे एक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से कभी भी इसको मतलब आप अपने वर्ड्स में लिखना, जब भी आप आंसर, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो वहां तो आपको सीधा मार्क करना है आंसर। इस केस में क्या करोगे, वेन मतलब लिखने को आता है तो अपने वर्ड्स में इसको लिखो कि कोई भी एक बॉडी है, मतलब हिंदी में मत लिखना, मतलब वहां पे लाइक इंग्लिश में लिखना है तुम्हें, तो मतलब वर्ड्स अपने यूज करो। बस कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है कि एक तो सर्कुलर पाथ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक हाँ हमेशा एक चीज का मैं चीज का ध्यान रखना, जब भी आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में कोई सा भी पेपर हो, चाहे आपका साइंस का वो लिविंग इंग्लिश में तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, साइंस का कोई भी वो पेपर हो गया, और आपका इवन कंप्यूटर्स हो गया, या फिर आपका हिंदी हो गया, और इंग्लिश में ऐसे वाला पेपर हो गया, कीवर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे भी आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो अपने वर्ड्स यूज करो, पर कुछ जो कीवर्ड्स हैं जैसे सर्कुलर पाथ हो गया, अब उसको आप कैसे भी मतलब अपनी ग्रामर उसमें कैसे भी ऐड कर दो, पर ये चीज मेंशन होनी चाहिए, सर्कुलर पाथ हो गया, जो भी टेंजेंट है वो 90 डिग्री बना रही है, तो जो मतलब जब वो राउंड कोई भी बॉडी एक्ट करेगी तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एंगल पे जहां जहां पे वो टर्न होता है, मतलब माइन्यूट पे भी, तो 90 डिग्री वाला, तो ये 90 डिग्री का चीज आप अपना ध्यान रखना।
तो फोर्स ऑन द बॉडी एट दैट इंस्टेंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया कीवर्ड यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कीवर्ड हो गया, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, वर्क डन 0 हो गया। तो ये मतलब हर पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक में 3-3 4-4 कीवर्ड है, उसका ध्यान रखना। आपको जो आंसर है टीचर आपके आंसर में यही ढूंढा होता है बस, कि आपने कीवर्ड्स, आपको कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है कि आपको कीवर्ड्स पता है उस पर्टिकुलर में कौन से कीवर्ड्स हैं। सर इट मुझे इज ये फॉर दिस। वाला सर्कुलर बॉडी वाला समझ नहीं आ रहा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। When a body moves in a circular path in a horizontal plane, no work is done। ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये है हो कैसे रहा है। एक सर्कुलर बॉडी है, एक पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे अज्यूम करो एक आदमी है, वो यहां से चल रहा है, ठीक है, ये राउंड मार के यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब सर्कल तभी है ना जब आदमी घूम के दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तभी तो वो सर्कुलर पाथ है। अब टेंजेंट, कभी भी कोई भी टेंजेंट है, मतलब ये टेंजेंट का मतलब है फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स है, फोर्स क्या है, जो टेंजेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन है। और हर टर्न पे, मतलब हल्के से टर्न पे भी, मतलब सर्कल क्या है, हल्का सा टर्न 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 टर्न, ऐसे करके टर्न्स हो गए, ठीक है। तो हर टर्न पे जो फोर्स है वो टेंजेंट बना रहा है, और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है, जिसकी वजह से 90 डिग्री की कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है, और जो W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री है वो इस 90 डिग्री की वजह से 0 हो जाएगा। अब इसको सुनो। When a body moves in a circular path in a horizontal plane, मैंने बताया टर्न 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 करते हुए वापस अपनी इसी जगह पे आ गया। कोई भी बॉडी है, मतलब इंसान है या फिर कोई कार है, कुछ भी है। नो वर्क इज सिंस द सेंट्रीपिटल फोर्स on the body at any instance is directed towards the center of the circular path, and the displacement at that instant is along the tangent to the circular path। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट में बिल्कुल थोड़ा उसमें हाँ जल्दीबाजी हो गई थी, तो यस यहाँ पे सर, देखना कि पढ़ाया था। हाँ, तो ये वाला क्या है कि हमेशा अंदर की तरफ एक्ट करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ एक्ट करता है और एक टेंजेंट फॉर्म करता है, और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है सर्कल के साथ। ओके सर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो घूम रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ ही एक्ट करता है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, पर ये टेंजेंट की फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब बस इतना याद रखो कि एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रही है, एक गोल घूम रही है, यहाँ पे जैसे सेंटर है इसके अराउंड घूम रही है, मतलब तो इस पे जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ऐसे 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 जो टोटल डिस्प्लेसमेंट घूम के जो इधर आ रहा है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल जो है, ये मतलब यहाँ पे जो सर्कल की टेंजेंट तो आपको पता ही होगी, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे है तो एक टेंजेंट वहां पे इमेजिन करो वो फोर्स की, तो वो जो है मतलब जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री बना रही है सर्कल के साथ। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, मतलब ये वाली चीज क्लियर हो गई ना, कि सेंटर ऑफ द सेंटर सर्कुलर पाथ एंड द डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंस इज अलोंग द टेंजेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो अंदर इसकी तरफ एक्ट कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है सर्कल, ये जो सर्कल है पूरा, मतलब राउंड सर्कल है, यहाँ पे जो है ये जो एक्ट कर रहा है ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। जैसे 90, it is for this reason that in a circular path the kinetic energy and the speed of the body does not change although a force acts on it। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है कि काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ द बॉडी मतलब जो चेंज नहीं हो रही है, मतलब अगर एक मूव कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स है वो फोर्स एक्ट तो कर रहा है पर वो रियलिटी में 0 हो जा रहा है, मतलब वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है वो फोर्स, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और स्पीड जो होती है बॉडी की वो कांस्टेंट ही रहती है, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता, ना कम होती है ना ज्यादा होती है, जिसपे भी वो रोटेट कर रही है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, अब यहां पे क्या हो गया भाई, यहां तो उल्टा हो गया, यहाँ पे फोर्स इंटू एस, मतलब हाँ ये कॉस 180 डिग्री है इंटू -1 हो गया, तो ये तो नेगेटिव वर्क हो गया, ये नेगेटिव वर्क हो गया। अब एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे,
व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सरफेस, रोलिंग बॉल चल रहा है ना अभी तो, हाँ, इट द बॉडी एंड द सरफेस इज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। मैंने लास्ट उसमें आपको एक चीज बताई थी, याद होगा, कि फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, हर जगह वो मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है, आपको मतलब उसको मतलब सॉल्व करने में या फिर वैसे दिखाना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी बॉडी है, अगर वो रोल कर रही है आगे की तरफ, बॉल है जैसे, बॉल आगे की तरफ आ रही है, पर यहाँ पे जो ये सरफेस है, ये इस जगह, यहाँ पे फ्रिक्शन है, बॉल तो ऐसे मूव कर रही है, पर ये जो फ्रिक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो जो बॉडी तो इधर मूव कर रही है फोर्स से, पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देयरफॉर ये हो गया। एक बॉल है, मैंने यहां से थ्रो करी, एच हाइट पे गई, मैंने आपको पहले बताया था जब नीचे एक्ट करता है तो mg हो जाता है, जब ऊपर जाता है तो -mg हो जाता है, क्योंकि अपोजिट है डायरेक्शन में, डायरेक्शन से अपोजिट है। मतलब अगर मैं इस पेन को ऊपर भेज रहा हूं, अगर ये पेन ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ग्रेविटी तो ऐसे एक्ट कर रही है, पर अगर इसको यहीं से मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो mg हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो -mg हो जाएगा, तो वर्क की जो वैल्यू हो जाएगी वो -mgh हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी ओके। हाँ, अब ये वाली क्या है कि ये दो ग्राफ्स हैं, ये दो ग्राफ्स मैं आपको कराऊंगा। अभी देखते हैं टाइम कितना बचा है इसमें, सेशन में, इस वाले में लेस देन अ मिनट बचा है, तो अभी हम अभी इसको शुरू करते हैं 2 मिनट में। आप क्योंकि ये सेशन ये वाला एंड होने वाला है, आप लोग इसी इसी वाले लिंक पे दोबारा से जुड़ जाना। अभी शुरू करता हूँ मैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसको फिर जल्दी से निपटा देंगे हम लोग भी अभी।